इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर मेरा दिलबर। मिनिस्टर तो वो माहिर है ना, वो हमेशा बोलता कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, वो करेंगे ये करेंगे। मैं उसी लिए उनको कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाबा तुम ये बाबा का ड्रेस छोड़ दो, आप ये गेरुआ पहनने का छोड़ दो कलर, आप सफेद कपड़े पहनो, जनता की सेवा करने के लिए बाहर आओ। वो सब छोड़ के तेरा भी मेरा, मेरा भी तेरा बोले जैसा पॉलिटिक्स में गेरू कपड़े डाल के मैं साधु हूं एक तरफ बोलते हैं, मैं संत हूं एक तरफ बोलते हूं, मैं नाथ पंथ का मुखिया हूं बोलते, ये क्यों बोलते भाई? साधु है, साधु का काम करो। वो सब छोड़ के ये गेरुआ कपड़ा डाल के सबको बेवकूफ बना रहे। अब वो छोड़ दो, लोग उतने बेवकूफ नहीं है, तो तुम अपने आप को जो होशियार समझ रहे, तुम खुद बोलते हैं हम एक है तो सेफ है। मैं पूछता हूं मोदी जी, अगर एक होना है, सब मिलके रहना है, तो बोलो मनुस्मृति को, उस मनुस्मृति को चलाओ। और एक होने की बात करो तुम। मैं वोटों के लिए एक होना और बांटना लोगों को आप काम करते हैं। कांग्रेस कभी ये बात नहीं करेगी। कांग्रेस हमेशा एक होके, एक रह के देश के लिए काम करी। इसीलिए तो महात्मा गांधी जी अपना प्राण दिए। उसका प्राण लिए कौन लिए? तुमको वो भी याद नहीं, तो इसीलिए वो वोट कैसा देंगे आप नितिन? हाँ, गोडसे ने मारा, बांटने का काम खुद किया। कैसा? इन्होंने तो हजारों सालों से पहले हमको बांटे, हजारों सालों से सप्रेस करे, हमको काटते ही आ रहे हैं। बांटे कैसा? इस देश में मनुस्मृति बनाए, मनुस्मृति में पहले ही बांट दिए। एक है ब्राह्मण, हमारे ओम प्रकाश साहब बैठे हैं, लेकिन उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ब्राह्मण दूसरे योगी वाले एक बैठे ब्राह्मण, दूसरे बैठे क्षत्रिया, तीसरे बैठे वैश्य, चौथे बैठे शूद्र, और एक क्लास निकला उसमें अति शूद्र। अरे पहले 5 लोगों को तो आपने ही बांटा, तो एक ही कहा रखे? कहा है यूनिटी? और मोदी जी बोलते हैं हम एक है तो सेफ है। मैं पूछता हूं मोदी जी, अगर एक होना है, सब मिलके रहना है, तो बोलो मनुस्मृति को, उस मनुस्मृति को चलाओ। अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए
कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको कम से कम सच्चाई वो रखनी चाहिए जो देश की आजादी के तत्काल बाद निजाम के रजाकारों ने, उनके गुंडों ने उस समय हिंदू जनता पर हैदराबाद रियासत के अंदर किया था। आप इस सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप ये मंथन की प्रस्तावना देख रहे थे। मंथन आज किस दिशा में जाएगा, इन 4 बयानों से आपको पता चल गया होगा। अब अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ को खड़गे जी की बहन मां को कब जलाया गया था, ये याद दिलाना पड़ा। और वो अपने स्टैंड पर योगी आदित्यनाथ कायम हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। आज तक किसी सार्वजनिक मंच पर कभी भी खड़गे ने ये बात नहीं कही है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बहुत ही सीनियर लीडर हैं इस देश के, दलितों के सबसे बड़े नेता और कुछ बड़े नेताओं में एक हैं। कटेंगे, बटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, ये पूरा जो महाराष्ट्र का, झारखंड का और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है, इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन एक लड़ाई 2 नेताओं के बीच अलग से चल रही है। वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ने ये कह के कि आप क्या एक रहेंगे, नेक रहेंगे की बात करते हैं, आप ये क्यों कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे? आपने तो पहले ही बांट दिया है मनुस्मृति के जरिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिसंबर 1927 में ही मनुस्मृति, 30 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था। इस मनुस्मृति वाले मसले पर बीजेपी के नेता या कोई भी कैंपेनर, स्टार कैंपेनर बोल नहीं रहा है। खड़गे ने एक बड़ा दांव चल दिया है कि आप अगर वास्तव में एक रहेंगे, नेक रहेंगे की बात करते हैं तो मनुस्मृति को जलाइए, क्योंकि सबसे पहले तो बांटने का काम मनुस्मृति ने किया। तो एक एंगल ये है। और दूसरा जो बवाल है वो ये है कि खड़गे ने कहा है कि भाई आप चुनाव में या राजनीतिक जीवन में भगवा क्यों पहनते हो योगी जी? भगवा पहनने वाला संत होता है, जो आप बोलते हो संत की वाणी है नहीं। तो आप सफ़ेद कपड़े पहन लो और देश के लिए काम करो। तो क्या राजनीति में भी कोई ड्रेस कोड होता है? क्या ड्रेस कोड होना चाहिए? क्या कपड़ों का कोई महत्व है? क्या बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन विमर्श क्या है इस चुनाव के कैंपेन में? खड़गे और योगी के कैंपेन में क्या विमर्श है, इसे आज हम मंथन में डिकोड करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर जो पूरे देश में हलचल हुई है और मीडिया का एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि योगी ने बहुत लीड ले ली है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब लीड किससे ले ली है सब जानते हैं, किससे योगी का मुकाबला सब जानते हैं। तो योगी ने लीड ले ली है और शीर्षस्थ नेताओं से 2 कदम आगे नजर आ रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान उत्तर प्रदेश उपचुनाव
से ज़्यादा झारखंड और महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है और ये चुनाव की एक तरीके से पहचान बनता जा रहा है। विपक्ष ने भी इसको लेकर कई नारे गढ़ दिए हैं, बढ़ेंगे तो जीतेंगे, बचेंगे तो रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक और लड़ाई जिसका जिक्र हमने किया, वो लड़ाई है मल्लिकार्जुन खड़गे की और योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग है। इस लड़ाई में अभी तक किसी का भी ध्यान गया नहीं है और ये लड़ाई खड़गे और योगी आदित्यनाथ के बीच है। लड़ाई वैचारिक मतभेद की लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, लड़ाई पहनावा को लेकर है, लेकिन ये लड़ाई आपसी पार्टी के बीच सिमट कर रह गई है दोनों के बीच। बड़ी बात तो ये है कि इससे पहले धार्मिक पहनावा को लेकर किसी ने भी राजनीतिकरण नहीं किया होगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के पहनावे को लेकर कटाक्ष किया है, टिप्पणी की है। राहुल गांधी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी पहनाव पर सीधे बोलने से बचते हैं। भगवा पर सीधे, साधु संतों के पहनावे पर बोलने से सीधे बचते हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कहा था कि मठाधीश और माफिया में बहुत बारीक अंतर होता है। इसके बाद अखिलेश यादव के पुतले तमाम संत समाज ने फूंक दिए थे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष किया था। तो सीएम योगी लगातार परिवारवाद याद दिला रहे हैं और खड़गे जी को उनकी माता और उनकी बहन को दंगों में जलाए जाने की घटना को भी याद दिला रहे हैं। एक अलग मोड़ पर ले जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का एजेंडा साफ है, लेकिन खड़गे ने भी मनुस्मृति का जिक्र करके असमंजस में डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी को। वो कह रहे हैं कि अगर आप सबको एक रहेंगे, नेक रहेंगे की बात करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे का डर दिखाते हैं, तो आपने क्यों बांटा? और आपने नहीं बांटा तो आप में हिम्मत है क्या? मनुस्मृति का दहन भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं करते? और इस पर बीजेपी चुप्पी क्यों साधे है? बीजेपी जवाब नहीं दे रही। इसका जवाब क्यों नहीं दे रही, ये बड़ा सवाल है। बल्कि मनुस्मृति से इधर बात करें तो बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान देकर राजनीतिक हलचल बढ़ाने का काम ज़्यादा हुआ है। और कुल मिलाकर अगर स्थिति परिस्थिति यही है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस चुनाव को बहुत बेखौफ तरीके से, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बयान की बहुत मायने रखते हैं। खड़गे ने योगी के ड्रेस कोड पर, उनके भगवा पहनावे पर सीधा हमला बोला है, कटाक्ष किया है और उन्हें सलाह भी दी है। ये बहुत हिम्मत का काम भी हो सकता है, क्योंकि आप किसी संत मुख्यमंत्री, किसी महंत मुख्यमंत्री या राजनेता पर अगर आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो डर रहता है कि एक बहुसंख्यक जो वोट बैंक है उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन खड़गे जी साफ तौर पर निशाना साधते हैं और वो कहते हैं कि मनुस्मृति क्यों नहीं जलाते। ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, बाकी और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ अभी अभी जुड़ गए हैं। इंद्रजीत सिंह कालरा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, महेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत। राम की पौड़ी अयोध्या से महंत सीताराम दास जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार है। महेंद्र सिंह से हम चर्चा की शुरुआत करें, इससे पहले हम जरा छाबड़ा जी के पास जाना चाहेंगे। छाबड़ा जी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसे नेता पर, आपके अध्यक्ष ऐसे नेता पर कटाक्ष कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, उनके वस्त्रों पर, उनके पहनावे पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या राजनीति का कोई ड्रेस कोड है क्या? ड्रेस कोड होना चाहिए क्या? खड़गे जी क्यों सलाह दे रहे हैं कि भाई आप इसको उतार फेंकिए और सफ़ेद कपड़ों में आ जाइए? भाई तो राजनीति में कोई ऐसा पहनावा तो है नहीं कि भाई जैसे बच्चों के स्कूल की ड्रेस होती है वैसा पहनकर आपको जाना। एक अमूमन अंगीकार कर लिया, कुछ लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, कुछ लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, उनका रंग सफ़ेद होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुतायत नेता अलग अलग तरीके से भगवा, बादामी, पीला, अलग अलग उनका अपना ड्रेस कोड है। तो कोई निर्धारित या सम्मानित ड्रेस कोड तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खड़गे जी के बयानों से जो बहुसंख्यक मतदाता है वो कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगा आपसे? छाबड़ा जी। कालरा जी,
माफ करिएगा, कालरा जी। ये हुई ना बात। जी चलिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं प्रवक्ता कांग्रेस का नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता हूं। और यहाँ झारखंड की सारी गतिविधियों को बड़ी बारीकी से, और पिछले 40-42 साल से सियासत में हूं, तो झारखंड ही मेरा हमेशा फोकस रहा। तो मैं वस्तु स्थिति यहाँ के बारे आपको पूरी तरह से स्पष्ट करूंगा। ये जो अभी आपने चर्चा करी, ये तो पूरी तरह से भाजपा जो है पूरे देश में एक जो उस तरह का एक माहौल नैरेटिव बनाकर खड़ा कर दिया, बटेंगे तो कटेंगे। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ तो ना बटेंगे बल्कि मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये तो सियासत का ऐसा है। और ये खड़गे जी का बयान हो चाहे किसी का बयान होता है, इनका काम ही है बयानों को तोड़ मरोड़ के जनता को दिग्भ्रमित करना। तो जो हमारे झारखंड में तो खैर किसी तरह से ये कामयाब होने वाले नहीं है। नहीं, मैं झारखंड में तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है घुसपैठ का। बीजेपी हिंदुत्व के कांटे पर टिकी हुई है। योगी जी खड़गे जी को दिला रहे हैं कि भाई निजाम के रजाकारों ने उनकी बहन और मां को जला दिया था। तो ये बातें अगर याद दिलानी पड़ रही है ना, तो बीजेपी का साफ मैं बता दूं मसला है कि वो आपको, हिंदुत्व के मोड़ पर जा रही है। दुर्गेंद्र जी, मेरे ख्याल से आप दुर्गेंद्र जी बोल रहे हैं ना? जी जी। दुर्गेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, ये भी जो बात ये लोग कह रहे हैं कितनी गलत बात कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के नक्शे को जरा उठा के आराम से देखें। देश पे राज कर रहे हैं, उसके बाद इनको ये नहीं मालूम है कि झारखंड की जो झारखंड राज्य की सीमा पर कोई भी ऐसा जो है बांग्लादेश कहाँ सट रहा है। कौन सा ऐसा बांग्लादेश जो है राज्य यहाँ सटा हुआ है जिस पर ये चर्चा करते हैं बांग्लादेशी घुस रहा है। और बांग्लादेशी घुसने की आप बात करते हो तो आपके हाथ में तो सारी सत्ता, सरकार, गृह मंत्रालय आपका। देखिए आप किस रास्ते से घुस रहे, तो आप ना रोकेंगे। झारखंड में कहाँ ऐसा कुछ है। ये तो तब झारखंड से सटा हुआ कोई बांग्लादेश खड़ा है यहाँ। नहीं, ये वो तो बताया ना, ये ऐसी अफवाह कर रही है, खुद को अपने आप को झूठा साबित करने में लगे और जनता की नजरों में भरोसा विश्वास पूरी तरह से खो चुके हैं। इनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। योगी जी को भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड और महाराष्ट्र में उतार के एक ट्रम्प कार्ड चला है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है। और इसे बहुत सारे लोग जो हिंदुत्व के समर्थक वो मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ चुनाव में बहुत फायदेमंद साबित होंगे और जो आपका और जेएमएम का गठबंधन है उसको काफ़ी बड़ा नुकसान वो पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं, मानते हैं मैं आप? बताता हूँ तो ये तो आप सिर्फ योगी जी की बात कर रहे हैं। यहाँ तो पूरे देश के छोटे बड़े मेरे ख्याल से 500 नेता यहाँ फौज के तौर पे खड़े हैं, झारखंड में झोंक दिया है। पर बीजेपी याद रखे उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। झारखंड में आपसी भाईचारा है पूरी तरह से। यहाँ के आदिवासी, गैर आदिवासी और अन्य धर्मों को भी मानने वाले सारे लोग वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर जो आपसी प्रेम और प्यार से रहते चले आ रहे हैं। ना यहाँ योगी जी का कार्ड चलेगा ना मोदी जी का कार्ड चलेगा। ठीक बात है। हमारे साथ अयोध्या से महंत सीताराम जी महाराज जुड़े हुए हैं, राम की पैड़ी से। महाराज जी, आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। खड़गे जी ने कहा है, योगी जी को सलाह दी कि भाई अगर आप राजनीति कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, बांटो बटने की बात कर रहे हैं, तो आप भाई जो गेरुआ वस्त्र पहनता है संत होता है वो, आप संत हैं, महंत हैं, योगी हैं, तो फिर आपको इस तरह की बात बटने कटने की नहीं करनी चाहिए। और अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आप इन भगवा वस्त्रों को कृपा करके उतार के दूसरी तरफ रखिए और आप सफ़ेद कपड़े पहनिए और फिर समाज कल्याण का काम करिए। क्या ड्रेस कोड राजनीति में हो सकता है कोई, या कोई भगवा वाला राजनीति उसको नहीं कर सकता? ऐसा क्या हो सकता है क्या? देखिए, जिस प्रकार से माननीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का जो ज्ञान है वह हास्यास्पद है, दुखद है, निंदनीय है। किसी भी संत महापुरुषों के या भगवान को टारगेट नहीं करना चाहिए। कांग्रेस अपनी विचारधारा जग जाहिर किया है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने देश पूरे भारत को लूटने का काम किया है, भारत को बांटने का काम किया, भारत को तोड़ने का काम किया। जब माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब रहोगे तो नेक रहोगे, नेक रहोगे तो नेक रहोगे। कलयुगे जो है संघे शक्ति कहा गया है, कलयुग में संघ में ही शक्ति है। और आज से नहीं, शताब्दी से सनातनी ही राष्ट्र के नेतृत्व का काम करते हैं। आप उठा करके देख सकते हैं, जो सनातनियों पे, जो संतों पर जो कुठाराघात किया है उसका जो है धरातल समाप्त हो चुका। आप उठा लीजिए श्रीमद् भागवत, उसमें बेन का चरित्र उठा लीजिए,
तो जो जिस प्रकार से करेगा उसका जो है जिनकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तिन मूरत जैसी। महाराज जी, भावना जो है महाराज जी, हम आपकी बात हम समझ लिए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि खड़गे जी कह रहे हैं कि भाई आप आज बटेंगे तो कटेंगे की बात कर रहे हैं। मनुस्मृति के अनुसार पूरी व्यवस्था को लागू करके आपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और उसके अलावा अब महाशूद्र 5 वर्गों में तो आपने पहले ही समाज को बांट रखा है। अब किस बंटवारे की आप बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप में हिम्मत है योगी जी और मोदी जी में, तो मनुस्मृति जलाओ। 1927 में अम्बेडकर जी ने जलाई थी, और तब एक रहेंगे नेक रहेंगी बात करो। अभी लोग एक हैं कहाँ? आप मानते हो कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, तो बांट तो आपने पहले से रखा है, फिर किस बंटवारे की बात कर रहे हैं महाराज जी? जी योगी जी नहीं बांटते हैं, बांटने का काम ये षड्यंत्रकारियों के द्वारा हुआ है, जो हमारे कई जातियों में कई भागों में विभाजित करने का काम करते हैं। अरे तो पालन तो आप ही लोग करवाते हैं ना उसको, कि ये ब्राह्मण है बड़ा कुलीन है, ये क्षत्रिय है बड़ा बलशाली है, और शूद्र सबकी सेवा करने के लिए है। तो ये तो आप ही लोग ज्ञान देते हैं ना लोगों को, जनता को आप ही ज्ञान देते हैं। और ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्षत्रिय बलवान है, वैश्य बड़ा श्रेष्ठ है, और शूद्र सबसे निकृष्ट कोटि का है। ये तो आप ही लोग ज्ञान देते हो। ऐसा नहीं, अगर एक बाप के 4 बेटे हैं, क्या उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये अलग बात है। क्या उसमें किसी के अस्तित्व में ऊंचा नीचा हो सकता है? नहीं हो सकता। हो रहा ना समाज में। आप बताइए कितने पीठाधीश्वर, कितने महंत और कितने लोग दलित समाज से हैं, बता पाएंगे आप? जहां आप बैठे हैं राम मंदिर का जो पुजारियों का मंडल है उसमें कितने दलित हैं, ये बता पाएंगे आप क्या? खड़गे जी तो ठीक कह रहे हैं। ट्रस्ट में भी जो है दलित है। भगवान श्री राम के जो मंदिर की पुजारी, जो पूजा कमेटी है, जो मुख्य पुजारी हैं, सहायक पुजारी हैं, उसमें कितने अनुसूचित वर्ग के और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, बता पाएंगे आप? नहीं है। इसमें तो मैं पहले ही जवाब दे देता हूं, नहीं है। इसमें नहीं है, नहीं है ना। तो फिर क्या, फिर कैसे हम दावा कर सकते हैं कि हम सब एक हैं, नेक हैं? कैसे कह सकते हैं जब आप मंदिरों में दलित घुस नहीं पाता है, जो अनुसूचित वर्ग के लोग मंदिरों में घुस नहीं पाते हैं, घोड़ी चढ़ नहीं पाते हैं? तो खड़गे जी इसे यही तो कह रहे हैं, और उसका जवाब नहीं आ रहा कहीं से, किसी नेता कोई जवाब नहीं दे रहा। सेवा जो है वो सेवा, जो भी मंदिर में जिस प्रकार की सेवा है सभी एक ही जैसा है। सभी सेवा करने वाले का वही फल है, पूजा करने वाला का वही फल है, मंदिर में झाड़ू लगाने वाला का वही फल है, मंदिर में साफ सफाई करने वाला का वही फल है, मंदिर में रसोई तैयार करने वाला का वही फल है। कोई किंचित मात्र उसमें अंतर नहीं है। इस चीज को आप स्पष्टतया जान लीजिए। ये जो खड़गे महाराज जी माफ करिएगा, अलग अलग नियम हैं, अलग अलग नियम हैं। अभी मैं एक तीर्थ यात्रा पर गया था, तो तमाम लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि भाई इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। जो लोग ज्ञान दे रहे थे वो खुद ही गर्भगृह में जूते पहनकर घूम रहे थे। आप बताइए, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो खड़गे जी उसी जो मनवादी समाज है, वो कह रहे हैं ना कि जलाओ मनुस्मृति को जलाओ, और फिर बात करो आके कि हम सब एक हैं और नेक हैं। खड़गे जी सिर्फ सनातन को टारगेट करते हैं, और सनातन अब एकजुट हो चुका है। उनके जैसे ध्रुवीकरण की, तुष्टीकरण की, एक जाति, एक संप्रदाय, 10% लोगों का सनातन थोड़ी है महाराज जी। केवल 10% लोग ठाकुर बामन बनिया सनातन नहीं है। ठाकुर बामन बनिया सनातन नहीं है महाराज जी। उसमें दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा सारे लोग सनातन हैं। तो आप बचोगे कहां? 10% का सनातन लेकर क्या करोगे? नहीं, हम 110 करोड़ सनातनी है। जितने भी हिंदू हमारे भाई बहन हैं वो सभी वो कह रहे हैं हम हिंदू हैं कहाँ? हमको तो आपने शूद्र बना रखा है। वो कह रहे हैं हिंदू हैं कहाँ हम? जब आपको जरूरत पड़ती है भारतीय जनता पार्टी को तो उनको हिंदू बना लेते हैं, जब वोट बैंक की जरूरत होती है तो हिंदू बनाते हैं। अपनी इच्छा अनुसार ये परिभाषित करते हैं। ये हिंदुस्तान का हमारा इतिहास है, सभी धर्म के लोग मिलकर रहते चले आए हैं। ये 2014 के बाद जो है इन्होंने ये शुरुआत कर दी, लेकिन यहाँ जनता मूर्ख नहीं है। जनता ने तो आपको जवाब दे ही दिया लोकसभा चुनाव में, आगे ना नीचे।
आगे हरियाणा में भी आपको जनता ने जवाब दिया है, महाराष्ट्र में भी अरे जवाब देगा, झारखंड में भी। महाराज जी बीजेपी की तरफ से लड़ने लगे, हमें लगता है। आइए देखिए, यहाँ आप संत हैं, आप बीजेपी के पाले में मत जाइए महाराज जी, आप संतों वाली बात करिए। बीजेपी वाले भी आ रहे होंगे हमारे साथ। प्रोफेसर ML वर्मा साहब भी जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बहुत स्वागत। और माफी के साथ में आज गुरु नानक जी का प्रकाशोत्सव है और कार्तिक पूर्णिमा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। गुरु नानक देव जी सबको सद्बुद्धि जी, कल्याण करें सबका। महेंद्र सिंह के पास मैं रुक करूंगा जी। महेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। खड़गे जी ने एक अलग तरीके की लड़ाई छेड़ रखी है। वो कह रहे हैं भाई एक रहोगे नेक रहोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, तो आपने एक रखा कहाँ? आपने ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के अलावा महादलित भी एक जोड़ दिया, 5 वर्गों में बांट दिया पहले से। और वो कह रहे हैं मनुस्मृति जलाने की हिम्मत है क्या मोदी जी और योगी जी में? तो एक अलग तरीके की लड़ाई, एक अलग तरीके का संकट खड़ा कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। महेंद्र सिंह जी बिल्कुल, और ये खड़गे जी ने जो बात कही है, ये बहुत समय से लड़ाई चल रही है इसको लेकर के। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जब जलाया था मनुस्मृति को, और उसके पहले से लड़ाई आप समझ लीजिए कि चल रही है, बहुत पुरानी लड़ाई चल रही है इस बात को लेकर के। और आप देखिए, उन्होंने धर्म बदला तो ऐसा नहीं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया हो, उन्होंने बौद्ध धर्म कबूल किया था और बहुत बाद में कबूल किया था। तो ये खड़गे साहब बहुत मूल प्रश्न उठा रहे हैं, ये बहुत अहम प्रश्न है। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि एक होना है, तो जैसा कि आप पूछ रहे थे महात्मा जी से, सीताराम जी से, कि भाई आपने वर्णों में, जातियों में बांट रखा है, भेदभाव कर रखा है। मतलब आप, मतलब जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे साधु सन्यासी हैं, वो सब लोग तमाम रीति रिवाज, तमाम नियम कानून सबके लिए अलग अलग, यहाँ तक कि जो सन्यासी भी बनते हैं ना दुर्गेश जी, किसी अगर निचली जाति का, तथाकथित निचली जात या दलित वर्ग से कोई बन जाए, तो उसके अलग नियम, उसकी मान्यताएं अलग हैं। उनमें भी एक वो नहीं है कि एक समान हो जाए, ऐसा। तो यही तो मनुवादी व्यवस्था है महेंद्र जी, यही तो मनुवादी व्यवस्था है, और खड़गे जी इसी पर चोट कर रहे हैं। और आप देखिए कितने गर्व के साथ इसको बोलते हैं सनातन। मतलब जो ये बोल रहे हैं सनातन, ये खुद नहीं जानते कि सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म में गैर बराबरी, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं है। प्रकृति के तरीके से सब एक समान है, लेकिन आप उसको तमाम स्मृतियां लिख के, वो मनु स्मृति है या और तमाम स्मृतियां हैं, उसमें नियम कानून कायदे, और स्त्रियों को, महिलाओं को तो किसी कैटेगरी में ही नहीं डाला। महिलाओं के पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। और निंदा करते हैं कि इस्लाम में महिलाओं का बड़ा उत्पीड़न है। अब खुद नहीं देखेंगे अपना कि क्या है मामला। बिल्कुल। तो खड़गे साहब ने बहुत मूल प्रश्न उठाया है और बहुत ही जरूरी है। इस प्रश्न पे व्यापक चर्चा की जरूरत है। और वाकई में अगर ये लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि सनातन बना रहे, ठीक रहे, एक रहे, तो सबसे पहले तो ये जितनी भी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं धर्म के अंदर, उनको दूर करना होगा। ये बहुत जरूरी है, परिहार है अगर चाहते हैं। और जो नौजवान पीढ़ी आ रही है, जो पढ़ रही है, जो तमाम जगह जा रही है, जो यूरोप अमेरिका तमाम जगहों पे जा रही है, वो सब इन कुरीतियों को छोड़ती जाएगी। और फिर ये लोग तमाम नियम कानून, अब आप ये सोचिए जैसे तमाम धर्मों में, जैसे इस्लाम में कहते हैं पर्सनल लॉज, मनुस्मृति में भी तो पर्सनल लॉज है। ये पर्सनल लॉज ही तो है। ये तमाम तरीके की कुरीतियां हैं, वो वही तो है। तो अपने यहाँ की चीजें ठीक है, बहुत सारी चीजें दूर की गई हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें दूर करने की जरूरत है। और खड़गे साहब उसी सवाल को उठा रहे हैं बार बार, और तमाम लोग उठा रहे हैं। अम्बेडकरवादी उठाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट उठाते हैं, जितने लोग भी इस तरीके से सोशल जस्टिस पे काम करते हैं, वो सब लोग उठा रहे हैं इस तरीके के। तो निश्चित तौर पर आपने वर्ण व्यवस्था बना रखी, छुआछूत कर रखा, जनेऊ संस्कार, आप देखिए जनेऊ संस्कार में भेद है। ब्राह्मण के लिए दूसरा जनेऊ, क्षत्रिय के लिए दूसरा जनेऊ, वैश्य के लिए दूसरा जनेऊ, शूद्र के लिए कोई जनेऊ ही नहीं है। और जो शूद्र से भी नीचे, तो अगर जनेऊ छू ले तो मार पड़ जाए, उसको पिटाई हो जाएगा जनेऊ छू ले तो। बिल्कुल। और एक और बताऊं, राहुल गांधी ने भी एक बार स्टेटमेंट उनका भी था, उनके समर्थकों का था कि भाई ये जनेऊधारी ब्राह्मण है, जिस वक्त वो बात उठ रही थी। तो सब तमाम जगहों पे, मतलब आप लेकिन महेंद्र जी, एक बड़ी दिलचस्प बात हमको दिख रही, खड़गे जी जितना मुखर होकर इस विमर्श को लेकर चुनाव में आए हैं,
कांग्रेस के लोग कन्नी काटते दिख रहे हैं। कांग्रेस के और बाकी नेता, राहुल गांधी ने थोड़ा सा बहुत छुआ, लेकिन उस विमर्श पर नहीं आ रहे हैं। कोई डर है क्या कि वो सनातन के नाम पर 10% के लोगों से डर रहे हैं वो, या अभी उनको डर है कि अभी सनातन में सारे लोग हैं, जुड़े हुए हैं? डर इसी बात का है कि जो 10% लोग हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, और ये एक किसी भी देश में एक जो प्रभावशाली ग्रुप होता है उसके पास बहुत ज्यादा प्रभावित करने की ताकत होती है। तो 10% वो प्रोफेसर्स हैं, 10% वो जुडिशरी में है, 10% वो मीडिया में है, 10% में वो शिक्षकों में, जितने भी आप देखोगे नेताओं में भरमार हैं, तो वो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है। वो 50, 60, 70% को प्रभावित करता है, और इसी वो ये देख रहे हैं कि किसी तरीके से इन चीजों को, इनको वो लोग कहते हैं बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। किस बात की सेंसिटिव? आपको 80, 70, 80% लोगों में सेंसिटिविटी नहीं है। अखिलेश यादव ने इधर बोलना शुरू किया है, अखिलेश यादव ने अटैक किया है कायदे से इस बीच। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है इन सब चीजों को अटैक करना, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे किसी चीज पे तो वो सुधार नहीं होगा। तो बात करना बहुत जरूरी है। और अभी आप देखिए, अभी कुछ साल पहले तक और अभी भी इंटरकास्ट मैरिजेज में तमाम ग्रुपों में कत्लेआम हो जाते हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी इतना ज्यादा, अब जैसे कास्टिज्म पे जब बात होती, कास्ट और कास्टिज्म दोनों, कास्ट की ये लोग बात करते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर जब बात आती है कि छुआछूत खत्म करो, कास्ट को खत्म करो, चीजों को खत्म करो, तो उस पर कोई एक मत नहीं होता है। और वही हाल खड़गे साहब कह रहे हैं, जब एक होना है तो आपको इन सब बुराइयों को खत्म करना होगा। खड़गे साहब कह रहे हैं कि भाई अब इसको मनुस्मृति चलाओ। योगी जी कह रहे हैं भाई निजाम ने के जो रजाकारों ने आपके बहन और माँ को जला दिया था, उसका जिक्र करो, देश को बताओ। तो ये अजब हाल है। एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से जब लौटेंगे तो इस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ और मेहमान हमारे साथ में होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनाव में ड्रेस कोड और चर्चा मनुस्मृति की, बटेंगे तो कटेंगे बनाम मनुस्मृति। ये लड़ाई कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे मोड़ पर लेकर आ गए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लोग भी बच रहे हैं इसमें कुछ आगे कहने से, लेकिन खड़गे ने बहुत बेबाकी के साथ में इस बात को रखा है। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में कहा है कि बांट तो आपने पहले ही दिया है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और एक महाशूद्र, तो हम एक कहाँ हैं? हम तो बटे हुए हैं। फिर किस बटने और कटने की बात कर रहे हैं? बांटते भी हैं आप और काटते भी हैं। अगर साहस है तो मनुस्मृति जलाइए, जैसे अम्बेडकर जी ने जलाई थी, आप भी जलाइए। जब सब व्यवस्था एक सी हो जाएगी, सारे लोग एक जैसे हो जाएंगे, तो बटने का सवाल ही नहीं है। ये फार्मूला झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी सभाओं में वो दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और मुख्य निशाना उनका है भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और कैंपेन, सबसे बड़े कैंपेनर हम आप कह सकते हैं आज की तारीख में, वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, जब खड़गे ने ये आक्रमण किया योगी के वस्त्रों पर, ड्रेस कोड की बात की कि वो गेरुआ मत पहनिए, आप गेरुआ पहनने वाला व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं करता है जैसे आप करते हैं। कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप सफ़ेद कपड़े पहनिए और सेवा करिए। तो क्या राजनीति का कोई ड्रेस कोड है? ये बहुत सारे सवाल हैं। दो प्रमुख मुद्दे आज हम इस चर्चा में रख रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में मनीष शर्मा भी जुड़ गए हैं। मनीष शर्मा, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और सीधे रुख करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर ML वर्मा साहब का, काफ़ी देर से हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर वर्मा, एक तो जो पहला सवाल आपसे यही है कि राजनीति का कोई ड्रेस कोड होता है क्या? खड़गे ने सलाह दी है योगी जी से कि गेरुआ वस्त्र उतारो और सफ़ेद कपड़े पहनो और सेवा करो। इस तरह की जो बातें आप करते हैं वो करना छोड़ दो। बटेंगे कटेंगे की बात आप करने
मत करिए, क्योंकि आप पहले बांट चुके हैं मनुस्मृति के जरिए। प्रोफेसर वर्मा। देखिए दुर्गेन जी, बहुत समझ की बात है। आज हम 21वीं सदी के उस अंत में हैं और बड़ी बात है कि भारतीय लोकतंत्र में ना तो किसी नेता में कोई मॉरल बचा है। मैं थोड़ा सा कटु शब्द बोल रहा हूँ जी, इसमें 100% तो नहीं, लेकिन 95% लोगों में ना तो मॉरल बचा है, ना उसका इथिक्स है। इसलिए वो उनका एक पर्पज है कि आम जनता को हम किस तरह से बरगलाएं, और उसको बरगलाने के लिए वो एक से फार्मूला निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने गेरुआ वस्त्र की चर्चा की, तो गेरुआ वस्त्र एक व्यक्ति का वस्त्र तो हो सकता है, लेकिन अगर आप लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके आधार पर करते हैं, गेरुआ वस्त्र के आधार पर, तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का गला घोटना हो गया। क्योंकि ये जो सिंबल है, सिंबल स्वयं में ये बताता है कि हम अलग हैं, और जो इस कलर से नहीं जुड़े हैं या इस सिंबल को फॉलो नहीं करते हैं वो अलग। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे लगता है कि जब B.R. अम्बेडकर जी ने या संविधान सभा के लोगों ने जिस लोकतंत्र की कल्पना की होगी, वो कल्पना आज बहुत दूर जा रही है, वो उसका अर्थ ही बदल गया है। क्योंकि जिस लोकतंत्र की बात की गई थी, जिसमें ये हुआ था कि हर व्यक्ति का मताधिकार बराबर का होगा, हर व्यक्ति एक ऐसे डेमोक्रेटिक सत्ता का चयन करेगा, ऐसे लोगों का चयन करेगा जो विभेदकारी नहीं होगा, विकासकारी होगा, विनाशकारी नहीं होगा। लेकिन इस समय, मैं इससे पहले भी आपके यहाँ कह चुका हूं कि इस समय जो राजनीति का काल चल रहा है, ये संक्रमण का काल चल रहा है, जिसमें वो सभी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। जब आप मनुस्मृति की बात करते हैं, जितने लोगों ने आपके यहाँ चैनल पे भी बैठ करके बात किया है, खाली सुनी सुनाई बात करते हैं। मुझे लगता है मनुस्मृति पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, आप उनसे पूछ लीजिए क्या पढ़ी है। नहीं पढ़ी हो तो ये सामने रखी है किताब, आप मंगवा लीजिए, मैं प्रकाशन बता दे रहा हूँ। बहुत ज्यादा हम तो आप ही से ले लेंगे, अब हम तो आप सही ले लेंगे और फिर वापस कर देंगे। हम जरूर पढ़ेंगे, आपको पढ़ना चाहिए जी। और इसके अलावा मैं इस किताब पर सामने भी रखे हुए हूँ, जिसमें दिया हुआ है मिथकों से विज्ञान तक। देखिए, मिथकों से विज्ञान तक, मुझे लगता है प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि हम जहां पर है उससे आगे मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, जानना है कि नहीं जानना है। और अगर डेमोक्रेसी में आप बात करिए मनुस्मृति की, आप बात करिए विभेद की, आप बात करिए कि ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं। मैं अगड़े पिछड़े का भी विरोध करता हूं। सभी को समान होना चाहिए, सभी में इतनी, कम से कम इतनी सोच होनी चाहिए। और एटलीस्ट एक समस्या, बेसिक प्रॉब्लम जो हिंदुस्तान की शुरू से रही, वो आज भी दिखाई पड़ती है। वो ये कि सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोकतंत्र की एजुकेशन कम था इस देश में, जहां पर सभी लोगों को अधिकार तो समान दे दिया गया जी, लेकिन उनको बरगलाने से बचाने का अधिकार दिया गया। तो इसलिए बेसिक जरूरत है कि उनको हम अवेयर करें, शिक्षा दें। अवेयर करने के लिए मैं तो ताजुब करता हूं, अवेयर करने के लिए तो इलेक्शन कमीशन को भी प्रयास करना होता है, लेकिन उसने भी नहीं किया, और तमाम सी ऐसी स्थितियां आती हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि आज की डेमोक्रेसी फिलहाल संक्रमणकालीन स्थिति में है, और ये हमारे लिए कम, हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे आगे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है। जब तक हम विकास की बात नहीं करेंगे, तब तक हम देश की तरक्की नहीं कर सकते हैं, लोगों को आगे नहीं कर सकते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। मनीष शर्मा की तरफ रुख करेंगे। प्रोफेसर वर्मा कह रहे हैं संक्रमण काल है, बहुत सारा पूरा देश कह रहा है ये अमृत काल है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वर्मा जी, संक्रमण काल क्यों कह रहे हैं, इस अमृत काल को संक्रमण काल की ओर कह रहे हैं। ये बात करता हूं। तो मनीष शर्मा जी, एक तो ये बात तात्कालिक रूप से हुई, लेकिन जो विषय मेरा ये है कि राजनीति का कोई ड्रेस कोड होता है क्या? खड़गे जी ने योगी जी को कहा कि आप गेरुआ उतारिए, सफ़ेद वस्त्र पहनिए और राजनीति करिए। जो गेरुआ वस्त्र पहनने वाले लोग होते हैं
वो इस तरह नहीं बोलते हैं। उन्होंने आक्रमण किया, प्रहार किया, राजनीतिक प्रहार किया है और मनुस्मृति की बात की है कि आप जो बटेंगे कटेंगे की बात करते हैं, आप पहले ही बांट चुके हैं। 4 वर्गों में 5 वर्गों में कर दिया आपने, महादलित भी एक बना दिया है, तो आप किस बटेंगे कटेंगे की बात करें? बांटते भी आप ही हैं, काटते भी आप ही हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा है। और इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने एक व्यक्तिगत नितांत निजी मसला जो खड़गे के जीवन से जुड़ा है, उनके माता पिता, उनकी माता और बहन को जिंदा जलाया गया था सांप्रदायिक दंगे में। योगी ने कहा कि निजाम के रजाकारों का जो कृत्य था उसको खड़गे जी को सामने लाना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। वो देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये किस ओर चुनाव पहुंच गया है? और कांग्रेस के लोग भी खड़गे का जो मनुस्मृति वाला विमर्श है, ये बहुत बोल्ड स्टेप है। उन्होंने सीधे सीधे जो तत्कालिक व्यवस्था है, जो जिसे हम सनातन कह रहे हैं, उसमें कुछ खामियां दिखाते हुए उन्होंने उंगली भी उठाई है। ये हिम्मत दूसरे नेता नहीं कर पा रहे हैं। मनीष जी। जी, मैं बस इसमें इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, इसको अगर थोड़ा बड़े संदर्भ में देखा जाए, ये जो लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को बहुत जोर का झटका उसको मिला था, खास करके हिंदी बेल्ट में जहां वो ज्यादा ताकतवर और जो उसका कोर सेंटर था, तो हमको लगता है कि ये जो कटेंगे और बचेंगे, एक है तो सेफ है, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, ये हमको लग रहा है कि ये कंप्लीट घर वापसी हुई है बीजेपी की, आरएसएस की। वो अपने कोर इशू की तरफ फिर से उनको गए नहीं है, जाना पड़ा। वो अभी तक अपनी राजनीति के सेंटर में ये किया करते थे कि सांप्रदायिकता उनका मुख्य पॉइंट था, हिंदुत्व उनका मुख्य पॉइंट था, लेकिन उसको बहुत वोकल नहीं किया करते थे, उसको बहुत सेंटर में नहीं लाते थे। वो चलता रहता था, लेकिन उसमें विकास का बात भी होता था, उसमें जो है लाभार्थी की बात होती थी, उसमें कुछ देश को आगे ले जाने की अब राशन की कोई बात ही नहीं कर रहा मनीष जी, बहुत दिन हो गए राशन की बात सुने हुए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की ये एक बैकफुट पे जाना हुआ, ये घर वापसी उसको अपनी मजबूरी में करनी पड़ी है। इसलिए आप देखेंगे पूरा झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव को अपने वो सामाजिक न्याय वाले मसले से जो उन्होंने गलती से हरियाणा में उनके हाथ लग गया था, उससे पूरी तरह से पिंड छुड़ा लिया है और उसको जाना पड़ा है उसपे। और ये उसके हमको लगता है कि ये बहुत भारी झटका, बहुत भारी शिकस्त है बीजेपी का। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का एक बहुत स्मार्ट मूव है महाराष्ट्र में कि उन्होंने योगी का जवाब, हिंदुत्व का जवाब जो है सामाजिक न्याय के एंगल से और सामाजिक न्याय के पृष्ठभूमि से आए हुए नेता से, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया इसमें। मैं इसको बहुत स्मार्ट मूव देखता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से इन्होंने जवाब देना शुरू किया है, बहुत सीरियस जवाब दे रहे हैं वो वहां पे। तो हमको लगता है कि ये बीजेपी के लिए खड़गे अगर इसी तरह बोलते रहे तो महाराष्ट्र में जितना ताकतवर तरीके से आरक्षण का सवाल, सामाजिक न्याय का सवाल, इसको लेकर के पूरा विकास महाअघाड़ी लेकर के आ रहा है, जो हरियाणा की जो गलती थी उससे बाहर निकलने की जो कोशिश है महाराष्ट्र में बहुत ताकतवर तरीके से, मुझको लगता है कि ये बीजेपी के लिए और संकट बढ़ने वाला है, और ज्यादा संकट बढ़ने वाला है। जितना ज्यादा खड़गे पर अटैक होगा, जितना ज्यादा खड़गे पर योगी का मैं देख रहा हूं हर भाषण में वो खड़गे को पर अटैक कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं निजाम वाला, उसको मुसलमान, हिंदू मुसलमान बनाने वाला, लेकिन वो एक हारी हुई बाजी है। कह लीजिए कि योगी के लिए, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए हारी हुई बाजी है। और महाराष्ट्र में उनको बहुत कुछ इसलिए भी नहीं मिलने जा रहा है कि वो जो शुरुआती गठजोड़ था महाराष्ट्र में, जो मराठा, दलित और माइनॉरिटी का, उसमें मराठा के साथ साथ वो कुंभी वाला जो समाज है उसका, वो भी उसका जुड़ जाना उनके साथ। और तीसरा हम देख रहे हैं कि जिस पे जोर देना था बीजेपी को, वो जो माली और धनखड़ और वो बंजारी, ये जो ओबीसी जातियां थी, जो किसी दौर में बीजेपी को अपना पार्टी माना करती थी गोपीनाथ मुंडे के दौर में, आज वो भी वहां से स्वतंत्र है। वो उनको अभी तय करना है कि कहां जाना। तो महाराष्ट्र में बीजेपी हमको लगता है कि लोकसभा से भी ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही, ये मुझको लग रहा है। और ये पिटी हुई पॉलिटिक्स जो है, कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से वहां पे किया जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप महाराष्ट्र के चुनाव को देखें, झारखंड के चुनाव को देखें, अगर आप इसको झारखंड पे अगर आप चाहें तो मैं इस पे बात करूं कि झारखंड में बीजेपी की एक बड़ी गलती ने
आप देखेंगे कि वो जो उन्होंने घुसपैठिया का मुद्दा बनाया, लेकिन वहां जो इंडिया गठबंधन ने आदिवासी अस्मिता का सवाल बहुत बड़ा कर दिया और एक बहुत ही प्लस पॉइंट हो गया है इंडिया गठबंधन के लिए कि कल्पना सोरेन, ये शायद बीजेपी का ही एक बड़ी भूल है, बीजेपी का ही एक कह लीजिए योगदान है इंडिया गठबंधन के लिए कि उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में भेज करके झारखंड में एक बहुत ही लोकप्रिय नेता खड़ा कर दिया है और कल्पना सोरेन वहां पे झारखंड में एक आदिवासी अस्मिता की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी बनकर के जो है उभर के आई नेता झारखंड की। तो मैं बस इतना इसमें कहना चाह रहा था कि बीजेपी लगातार गलती कर रही है, जैसे उसने उत्तर प्रदेश में गलती कर दी, वो जो आप देखेंगे कि जो है वो मिल्कीपुर का चुनाव न लड़ करके, उपचुनाव में मिल्कीपुर का उपचुनाव न लड़के जैसे उसने एक अपनी कॉन्फिडेंस लूज होने का एक परिचय दे दिया और जैसे उसने बड़ी गलती कर दी, वो जो है बहराइच में बीजेपी के नेता ही बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो उपचुनाव से लेकर के और जो झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव है, बीजेपी पिट गई है पूरी तरह से। ठीक है, उसके पास कोई रास्ता दिख नहीं रहा। ठीक है, अविरल मलिक हमारे साथ, डॉक्टर अविरल मलिक हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश के। डॉक्टर अविरल मलिक, अभी मनीष शर्मा को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो मूव हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हो सकता है कि बहुत उसको लग रहा हो कि बहुत ही विनिंग मूव हैं, लेकिन ये मूव जो हैं वो उसको नुकसान पहुंचाने वाले, उसको नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, योगी का खड़गे से उलझना, मोदी भी बचते हैं, चाहे लोकसभा के अंदर हो चाहे बाहर हो, मोदी भी खड़गे से उलझने से बचते हैं वो, लेकिन योगी का खड़गे से सीधे उलझना, ये कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय से जुड़े लोग हैं, क्या वो एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? अविरल मलिक। देखिए आदरणीय दुर्गेन जी, जहां तक विषय है पीडीए का, जिस प्रकार से इनके द्वारा कहा जाता है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और जिस प्रकार से आपका प्रश्न है खड़गे जी के संबंध में और योगी जी के संबंध में, तो इस विषय को जानना बेहद आवश्यक होगा कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो भी बात की जा रही है वो मुद्दों के आधार पर की जा रही है। और जहां तक विषय उलझने का, हम उलझते नहीं हैं, अगर कोई सवाल पूछता है तो उसका उत्तर देते हैं और अगर कोई आरोप लगाता है तो उसका भी स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। और जिस प्रकार से विषय है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, इंडी गठबंधन के लोग उत्तर प्रदेश में पीडीए तो बहुत बोलते हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं करते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार रही उस समय पिछड़ों के लिए क्या कुछ किया गया, दलितों के कल्याण के लिए क्या कुछ किया गया, अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ किया गया, क्योंकि अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक पारसी समुदाय, उसके लिए कुछ करने का काम अखिलेश यादव की सरकार के द्वारा नहीं किया गया था। और उसके साथ साथ अगर ये अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो उसमें सिख कम्युनिटी की बात नहीं करते हैं। ये केवल और केवल अगर बात अल्पसंख्यक की होती है तो अल्पसंख्यक इज इक्वल्स टू मुस्लिम इनके हिसाब से होता है, जो इनका फॉर्मूला है। जबकि जनता जानती है कि किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टिकरण के राजनीति करने का कार्य करते हैं, मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में समझते हैं। ठीक है अविरल मलिक, एक सवाल खड़गे जी ने रखा है। उन्होंने कहा कि भाई योगी जी आप राजनीति करिए तो भगवा मत पहनिए, इसको उतार दीजिए, गेरुआ वस्त्र उतार दीजिए, सफ़ेद पहने और राजनीति कीजिए, क्योंकि जो इस तरीके के वस्त्र पहनते हैं गेरुआ वाले, वो जो जैसी बातें आप करते हैं वैसी बातें वो करते नहीं हैं या उनको नहीं करना चाहिए। एक उन्होंने ड्रेस कोड पर सवाल उठाया है कि भाई राजनीति का क्या कोई ड्रेस कोड होना चाहिए, आज यही सवाल हम लेकर आए हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे, तो बांट तो आप ही लोगों ने दिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य और महाशूद्र, तो अब बचा क्या है? और अगर ऐसा नहीं है तो मनुस्मृति की व्यवस्था जो है उसको जला दो, जैसे अम्बेडकर ने जलाई थी, और उसके बाद हम सब एक हो जाएंगे। अविरल मलिक जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है खड़गे जी का और जहां तक अपमान करने का विषय है संतों का, तो स्पष्ट रूप से संतों का अपमान खड़गे जी के द्वारा किया गया है। उसके साथ साथ भगवा पर सवाल खड़ा करने का कार्य किया गया है। अगर ये भगवा का अपमान करते हैं, संतों का अपमान करते हैं, राष्ट्रवादियों का अपमान करते हैं, हिंदुत्व का अपमान करते हैं, सनातन हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, तो निश्चित रूप से इस देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेगा, वोट के माध्यम से, वोट की चोट करके। जनता जानती है कि किस प्रकार से हिंदू समुदाय का मजाक उड़ाने का कार्य, हिंदुओं के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाने का कार्य, हिंदुओं को हिंसक बताने वाला कार्य, साथ साथ हिंसक के साथ साथ
असत्य बोलने वाला बताने का कार्य किस प्रकार से राहुल बाबा के द्वारा संसद में किया गया था, और एक इनके वरिष्ठ राजनेता जिन्होंने हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द को गढ़ने का काम किया था, तो जनता स्पष्ट रूप से जानती है कि किस प्रकार के विचार हिंदुओं के लिए रखते हैं। और जहां तक विषय है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का, तो इसे स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। हम एक रहने की बात कर रहे हैं, कानून विरोधी लोगों के विरुद्ध सभी राष्ट्रभक्तों से, सभी राष्ट्रवादियों से, सभी देशभक्तों से, मां भारती के सच्चे सपूतों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि सब लोग एकजुट हों, खालिस्तानियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, बदमाशों के, गुंडों के खिलाफ। ठीक है, बाकी जनता समझ जाएगी, बहुत सारे लोग हैं उसमें। मैं कांग्रेस पार्टी के नेता, बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं, इंद्रजीत सिंह कालरा साहब, झारखंड से। कालरा साहब, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही प्रखर प्रवक्ता अबरेल मलिक ने बहुत सारे आरोप आपकी पार्टी पर लगाए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कहा उन्होंने कि वो सनातन का अपमान कर रहे हैं, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। तो आप लोग हिंदुओं को सनातन का अपमान करके और खालिस्तानियों को समर्थन दे के, पाकिस्तानियों को समर्थन दे के, जितने भी तानी हैं उनका समर्थन दे के आप लोग कैसे राजनीति कर पाओगे देश में? तो आप लोग तो फिर राष्ट्रद्रोही साबित कर दिए जाओगे। जितने तानी शब्दों का इस्तेमाल है सिर्फ भाजपा के लोग करते हैं। कांग्रेस कभी भी इन चीजों पे भरोसा नहीं करती। कांग्रेस किसी भी गलत तत्व का साथ नहीं देती। आपके अध्यक्ष जी भाई गेरुआ कपड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, एक साधु का अपमान कर रहे हैं, संत का अपमान कर रहे हैं, वो उनका ऐसा कहना है। सर, धर्म संभाव पर जो है कांग्रेस विश्वास रखती है और किसी भी धर्म का अनादर नहीं करती है। गेरुआ वस्त्र की जहां तक बात है तो परिधान पहले से निश्चित है। मठों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों के पुजारी हो, चर्च के कोई पादरी हो, तो सबके ड्रेस बने होते हैं। तो उन्होंने कोई ऐसी बात कोई नहीं कही कि जिससे कोई आपत्तिजनक। बहुत साफ साफ उन्होंने कहा कि या तो आप राजनीति कीजिए या जाके जो है मठ को देखिए, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, घुमा फिरा के सिर्फ आतंकी, खालिस्तानी, देश को बांटना, देश में एक ऐसा माहौल बनाना कि लोग आपस में लड़े, ये हिंदुस्तान अब समझ चुका है, जनता समझ चुकी है। ये अभी भी जो है ना गलतफहमी के शिकार है। तो जवाब तो अभी इनको झारखंड में मिल ही जाएगा। सारी ताकत लगा दी, इनको एक भी ऐसा नेता झारखंड का नहीं मिला जिसमें इन्होंने भरोसा किया। देश के सारे भाजपा के जितने नेता छोटे बड़े सब यहाँ आके बैठ गए। ये बिल्कुल पूरी तरह से कहीं भी नहीं है। यह झारखंड की जनता बीजेपी की मंशा कभी पूरी नहीं होने देगी। हेमंत सोरेन की लीडरशिप में फिर से पूर्ण बहुमत की इंडिया की सरकार बनेगी, ये देखते रह जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सीताराम दास जी, जो साधु संत हैं उनका राजनीति में दखल कितना आप ठीक मानते हैं? देखिए, किसी के कहने से कोई राजनीति नहीं करेगा, वो उनका कोई हक और कोई जो है अधिकार नहीं होता है कि कौन राजनीति करेगा, कौन राजनीति नहीं करेगा। बात आपने कहा कि दलितों की, पिछड़ों की, जो बात पिछड़ों की, दलितों की, सबके साथ लेके चलने वाला एकमात्र भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, जो सभी को साथ में लेके चलने का कार्य करते हैं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के विरुद्ध सैकड़ों वकील खड़ा करने वाले अभी एक प्रवक्ता बता रहे थे कि जो है मिल्कीपुर विधानसभा के लिए, विधानसभा के जब भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट जो थे, वो जब वो मुकदमे उठाने के लिए गए तो उसके विरोध में 20 वकील खड़ा कर दिए गए। वो देख रहा है कि कौन किस प्रकार की बात कर रहा है। एक संप्रदाय, एक व्यक्ति, एक मजहब की तुष्टीकरण, घिनौनी, कुकृत राजनीति करने वाले ये इंडिया अलायंस के गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे देश को बांटना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, देश को अलग अलग विभागों में बांट देना चाहते हैं, एक तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण की कुकृत राजनीति करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप सनातन का टारगेट मत करिए, सनातनियों को टारगेट मत करिए, संतों को टारगेट मत करिए, किसी भी सनातन धर्म के ग्रंथों की जलाने की बात मत करिए। आप किसी अन्य धर्म के, अन्य मजहब वो कह रहे हैं, उसी को तो कह रहे हैं, वो मनुस्मृति है, वो कह रहे हैं मनुस्मृति को जलाओ। ये जो 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 ये व्यवस्थाएं आपने जो सब व्यवस्थाएं बना रखी हैं, इनको खत्म करो, तभी हम लोग एक होंगे। नहीं तो अगर वर्णों में बांटोगे, अछूत मानोगे, गले नहीं लगाओगे, तो कैसे एक होंगे, कैसे नेक होंगे, कैसे सेफ होंगे? महाराज जी,
सभी को गले लगाने का काम, सभी को साथ में लेके चलने का काम करते हैं। ये जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति करते हैं, मनुष्य क्रमानी सेव्यते की मनुष्य, एक पिता के 4 पुत्र हो, आप उसमें संभवतः ये बता सकते हैं कि किससे किस भेदभाव किया गया। जब कहा गया चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागतः, ये चारों वर्ण भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। महाराज जी मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं। महाराज जी मैं आप कहेंगे तो मैं आपको आपके फ़ोन पर व्हाट्सएप कर दूंगा। एक वाकया हाल का ही है। मैं अभी तीर्थाटन पर गया था और 2-3 दिन हरिद्वार में रुका था। वहाँ एक वेद विद्यालय चलता है। एक मेरे जानने वाला बहुत ही गरीब परिवार, उसका बच्चा, उसका बड़ा इंटरेस्ट है वेद में, सनातन में, पूजा पढ़ाई, इनमें बड़ा इंटरेस्ट है। वो सुबह उठकर 4 बजे घंटी बजाता, छोटा सा बच्चा है 10-11 साल का। तो मैंने वहाँ आश्रम में छोटे छोटे बच्चों को वेद पढ़ते और संस्कृत पढ़ते देखा। तो मैंने पूछा वहाँ के महंत जी से कि महाराज जी एक बच्चा मेरा भी है, बच्चे कहाँ कहाँ के हैं ये हैं? तो किसी ने बताया भाई ये हिमाचल का है, यहाँ का है, वहाँ का है। तो उन्होंने कहा कि वो किस जाति का है? मैंने कहा वो ब्राह्मण नहीं है, वो दलित है। उन्होंने कहा कि उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा यहाँ। आप बताइए, ये दशा है। और कहेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर मैं आपको भेज दूंगा उस आश्रम का नाम, नंबर, और वो आश्रम एक ऐसे नेता का भी है। वो कहते हैं कि भाई केवल हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं वेद, संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। मैं तो कह रहा हूँ कि उसको आप अयोध्या साकेत भवन भेजिए, उसको सनातन संस्कृति पद्धति से उसकी शिक्षा दी जाएगी। बहुत धन्यवाद महाराज। मैं आपसे संपर्क करके उस परिवार संपर्क कराऊंगा, लेकिन मैंने कहा ये भी दशा है, इस तस्वीर को नहीं भूलना चाहिए। महेंद्र सिंह, इस कार्यक्रम की अंतिम टिप्पणी। जी दुर्गेश जी, ये जो खड़गे जी हो या योगी जी हो जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे देश का तो कुछ भला होने वाला नहीं है। कटेंगे तो कटेंगे ये सब कुछ नैरेटिव सेट करके। सवाल जो खड़गे जी ने उठाया वो मूल सवाल है। बेसिकली वो राजनीति में अभी चुनाव के दौरान उठा रहे हैं या बाद में, लेकिन वो है हकीकत में वो मूल सवाल है जिसको सभी को एड्रेस करना चाहिए। और रही बात ये कि एक एकजुट करने की बात तमाम चीजों से, तो एक छोटा सा सवाल है कि जो महान जी से ही, और ये अपना गौर करेंगे वहाँ जवाब दें या ना दें, कि क्या सभी वर्णों के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होता है समाज में? ये एक सवाल है जिसको ध्यान पूर्वक मनन करके सोचेंगे, क्या वाकई में सभी वर्णों के साथ एक जैसा व्यवहार है इस देश में? बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इंद्रजीत सिंह काल्रा जी, महेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर ML वर्मा साहब, सीताराम दास जी, मनीष शर्मा, और बहुत बहुत धन्यवाद आभार दर्शकों का जिन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम को सुना, समझा और अपनी राय बनाई। कुल मिलाकर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा होना बाकी है। खड़गे जी ने जो सवाल उठाया मूल सवाल है, उस पर समाज को विचार करना चाहिए। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर खड़गे जी ने जैसा कि चुनाव के दरम्यान कहा है और ये विमर्श लेकर वो लगातार अगर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। ये केवल राजनीतिक पैंतरेबाजी ना होकर, अगर ये वास्तव में गंभीर विषय के रूप में अगर कांग्रेस इसे आगे बढ़ाएगी, तो मुझे लगता है कि समाज में सुधार भी होगा और इसमें सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। चुनावों की बात फिर मैं वही कहूँगा कि अपने मुद्दों पर वोट दीजिए। दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, महंगाई, बेरोजगारी। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर नीरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।